जी नमस्ते माँ जी। वो आपका वॉचमैन सोया हुआ था। आपकी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है और मैंने पता किया कि आप घर में अकेली रहती हैं। तो तुम सेल्समैन बनकर आए हो? जी हाँ। आप दरवाजा खोलेंगी ना? मतलब अब मैं फंस गई। जी बिल्कुल। आपने दरवाजा जो खोल दिया है, अब मैं आपको ठग सकता हूँ, आपको बेहोश कर सकता हूँ और हो सकता है कि मैं आपकी जान भी ले लूँ। मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, है ना? जी, आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। जुर्म के इरादे से आया हुआ अजनबी दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अपने असली इरादों का खुलासा नहीं करता, बस एक अंदरूनी आभास होता है, चेतना होती है जो हमें सतर्क करती है कि उस क्षण दरवाजा खोलना जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक अशोधित विकृत प्रयास को सफल होने का मौका मिलता है। कंट्रोल टॉवर कम इन. मी हवालदार हिरवे बोलतोय. सुर्वे कॉलनीमध्ये आहे, घर नंबर 14च्या बाहेर. यहाँ किराए पर कमरा मिलेगा, टेस्ट टॉयलेट है, शादीशुदा जोड़े या सिंगल लड़कियां या सिंगल लड़के अप्लाई करें। इस जोड़े के पड़ोसी रमेश सोनवणकर ने 2 घंटे पहले प्रकाश तांबे की पत्नी शांता तांबे की लाश देखी थी। इस वृद्ध महिला का मर्डर केस पुलिस को एक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाने वाला था। एक बहुत ही अजीब किस्म का कत्ल हुआ था और भी कत्ल होने वाले थे, लेकिन पहले शांता तांबे का केस 2 दिन पहले, तारीख 9 मई 2015। आहो, हेलो। इसमें दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना भी। अरे कल का नहीं है? आपने तो कहा था आप वही खा लेंगे। चाहो तो कल सुबह पहुंचती हूँ फैक्ट्री टिफिन लेके। अगर नाहीगा भाई, मजाक कर रहा हूं मैं। ये तो परसों मिलते हैं। संभल जा, फोन करते रहना और अपना ख्याल रखना। तो पण हाँ चल। 9 मई को प्रकाश तांबे काम पर निकला। वो 2 रात और 2 दिन बाद ही घर लौटने वाला था, यानी कि 11 मई को। प्रकाश तांबे ऑटो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में सप्लाई सुपरवाइजर था और एक बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर के कारण 2 दिन फैक्ट्री में ही रहने वाला था। काम 24 घंटे चलने वाला था। इन 2 दिनों के लिए शांता तांबे घर पर अकेली रहने वाली थी। आई द ग्रेट, कशी आहेस तू? मैं हमेशा की तरह अच्छी और अकेले भी। तेरे बाबा तो गए 2 दिन के लिए और तू वहाँ मुंबई में। अब इमोशनल ब्लैकमेल मत शुरू कर। मुझे तेरी कितनी याद आती है पता है? अरे नहीं रे, शिकायत करने के लिए नहीं, बस ऐसे ही किया था फोन। बस लास्ट ईयर आई, फिर सीधा बैक टू पुणे। रोज डेट पे ले जाऊंगा तुझे। गपरे, शादी करके बहू लाएंगे घर। ओ हेलो, बाल विवाह गुनाह है पता है ना? और 21 कोई शादी करने वाली उम्र होती है क्या? अच्छा आई, तू कोई किराएदार के बारे में बात कर रही थी ना? नोटिस तो लगा है बाहर। अरे आई, कोई ब्रोकर रख लो ना। नहीं रे बाबा, मुझे वो सब पसंद ही नहीं है। अजीब अजीब टाइम पे अजीब अजीब लोग घर आएंगे, उनको घर दिखाओ। इससे ये अच्छा है, जिसको जरूरत है वो आएगा चुपचाप घर देखने। लेकिन वो पार्टी को भी तो तुझे रूम दिखाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा आई, मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बर ठीक। लव यू आई, बाय। मी पण लव यू रे सोना।
हाँ शांता, क्या हाँ? पूरे दिन में एक बार भी फोन नहीं किया आपने। सॉरी का काम में इतना लगा हुआ था। खाना खाया? नहीं, अभी बस खाने ही वाली थी। आपने खाया? नहीं, मैंने भी नहीं खाया, पर अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। अभी खा लेता हूँ, दोनों साथ साथ खाते। अच्छा, आपको एक बात बतानी थी। खाएगा? वो किराएदार मिल गया है। नमस्ते काकी। उस आदमी को यहाँ पुणे में जॉब लगा है, वो दोनों अभी किधर रहते हैं? होटल में। लेकिन कह रहे थे कि वहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है। वो तो चाहते हैं कि कल से ही यहाँ रहने के लिए आ जाए। मैंने रूम दिखाया है, उनको पसंद भी है। ये अटैच टॉयलेट। चांगले। काकी, यहाँ कोने में एक स्टोव और फ्रिज रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर तुम लोग चाहो तो खाना भी हमारे साथ खा सकते हो। घर में रहोगे तो घर वाले जैसे ही रहो ना। आवड़ला ना? ओ, शांता, फाइनल करने से पहले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो परसों से रह सकते हैं वो लोग? ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ कल नहीं परसों से आ जाए। वैसे मुझे तो लोग अच्छे लगे। वो अगर यहाँ आके रहते हैं तो मेरा भी मन लगा रहेगा ना। अगर अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूँ, अमित भी घर लौट रहा है, तेरे पास 1 मिनट भी खाली नहीं मिलेगा। फिर अमित की शादी भी करनी है, उसका भी घर बसेगा। और हम दोनों सालों तक एक दूसरे को इसी तरीके से बोर करते रहेंगे। आप भी ना। प्रकाश और शांता की आखिरी बार बात हो रही थी। 25 साल की पार्टनरशिप को शांता का कत्ल तोड़ने वाला था। प्रकाश भाऊ को आज दोपहर तक लौटना था, लेकिन आज सुबह ही मुझे उनका फोन आया। हाँ प्रकाश भाऊ। हाँ रमेश, तुम घर पे हो? हाँ रमेश, मैं यहाँ 2 दिनों से फैक्ट्री में हूँ। सुबह से तेरी शांता मेरी फोन नहीं उठा रही। जरा जरा देख कर आओगे क्या हुआ? शांता वहिनी, आओ शांता वहिनी। शांता वहिनी, शांता वहिनी, शांता वहिनी। नहीं गोल बोले, ये तीनों के तीनों कंसाइनमेंट्स आज 11 बजे से पहले डिस्पैच हो जाने चाहिए, समझ गए? ये लो। हेलो, हाँ रमेश भाऊ। शांता, अरे शांता, अगर थाम गा। अरे कहां लेकर जा रहे मेरी पत्नी को? शांता, रुको शांता। इनके बच्चे? सर एक लड़का है अमित, फिलहाल मुंबई में। उसको इन्फॉर्म कर दिया है, ऑन द वे। पूरा घर साफ कर दिया सर। एंट्री? जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई, शायद दरवाजा खोला गया उनके लिए। वो नारियल स्ट्रोक के साथ। आज कोई यहाँ आने वाला था क्या? कोई गेस्ट, कोई जान पहचान वाला? पता नहीं सर, प्रकाश भाऊ का फोन आया कि जाकर देखो, तो मैं इधर देखने आ गया। मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, बाहर गेट पर एक इश्तिहार लगा है, शायद ये लोग घर का एक कमरा किराए पर देना चाह रहे थे। सर, इनका लड़का अमित मुंबई में रहता है और प्रकाश भाऊ की जो फैक्ट्री है वो पिंपरी में है। तो
तो कभी कभी 2-3 दिन उनको वहीं रहना पड़ता है। इसीलिए इनको एक रूम किराए पे देना था ताकि शांता वहिनी को कंपनी रहे। अच्छा रमेश, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है? नहीं सर, बहुत छोटी सी कॉलोनी है, बहुत पुरानी है। काले सर, किराने वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, वॉचमैन, इन सबको टैप करो, जिनका भी रोज इस घर से कुछ ना कुछ लेना देना। जाहिर सी बात है, कातिल जानता था कि शांता तांबे घर पर अकेली है। पुणे के इस खामोश मध्यम वर्गीय इलाके में हुए शांता तांबे के मर्डर ने सारे शहर को सुन्न कर दिया। सवाल अनेक थे, पर जवाब ऐसे शॉकिंग और बौखलाने वाले आते कि और सवाल खड़े हो जाते। पुलिस और कातिल के बीच की पहेलियों की खाई और गहरी और चौड़ी होती जाती। शांता तांबे के मर्डर ने एक विचित्र राज का पिटारा खोल दिया। नहीं रे, फोन कुछ नहीं है, कला दबा के किया ऐसा लग रहा है। ना सड़न वड़न कुछ नहीं है। एक बार जरा चेक कर लो, सांस चल रही है शायद। सॉरी अंकल, पुलिस 2 बार चेक कर चुकी है, आपकी पत्नी अब नहीं रही। बॉडी पर स्ट्रगल के निशान तो नहीं है, am I right, डॉक्टर? करेक्ट, क्योंकि मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई इंस्पेक्टर। तो फिर मौत हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 12 घंटे से ज्यादा मतलब कल शाम यही कोई 6 और 7 के बीच। शायद कातिल ये नहीं जानता था कि विक्टिम पहले से मर चुकी है, या फिर उसने डबल शोर करने की वजह से इनका गला दबाया होगा। अमित तांबे, सर मिल सकते हैं क्या एक? I'm sorry, उनकी बॉडी अभी नहीं मिल पाएगी। डिटेल पोस्टमार्टम करना भी बाकी है। यहाँ के डॉक्टर्स ने ठीक से चेक किया, शायद सांस चल रही हो। नहीं प्रकाश जी, उनकी सांसें कल शाम 6 से 7 के बीच ही रुक गई थी। एक्चुअली रोक दी गई थी। I mean मर्डर। बाबा देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये वक्त आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है। हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब चाहिए ताकि हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ सकें। और इतने कंसाइनमेंट्स थे, इतना वर्कलोड था, मैं एक फोन भी नहीं कर पाया शांता। क्या कल शांता जी से कोई मिलने आने वाला था? साहब, आसपास के दुकान वाले से कुछ खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक कपड़े की दुकान है जिस पर सीसीटीवी है। लास्ट 3-4 दिन के सारे फुटेज निकलवाओ। निकलवा लिया सर। और दो बस चल, मिलाते तेरी आई को। अभी नहीं मिल सकते आई को। पुलिस ने कहा है कि बॉडी डिटेल पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। डिटेल पोस्टमार्टम? पापा जरा याद करा, आई ने कहा था कुछ, कल कोई आने वाला था घर पे। पापा कुछ तो बोलिए बाबा। प्रकाश तांबे का बोलना बहुत जरूरी है। कोई हमें बता सकता है कि कौन आने वाला? सर, घर के बाहर वो टूलेट वाला नोटिस, हो सकता है पोटेंशियल किराएदार बन के आया हो कोई। हो सकता है शांता तांबे ने खुद उनके लिए दरवाजा खोला। पर उनकी मौत कैसे हुई, और फिर उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन कैसे हुई? सर, भले ही हमें इन सवालों के जवाब ना मिले, पर उस दुकान के बाहर की सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सुराग तो जरूर मिलेंगे। एक सुराग अभी भी इशारा कर रहा है काले, वो नारियल स्ट्रॉ के साथ। मुझे उस नारियल का इस मर्डर से कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन लग रहा है काले। फॉरेंसिक के पास है वो नारियल सर, रिपोर्ट जल्दी आ जाएंगी, और सीसीटीवी फुटेज भी। फिर देखते हैं कि मिसेस तांबे को किसने, क्यों और कैसे मारा। शक के घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे थे। घर के बाहर किराएदारों को आमंत्रण देने वाला टूलेट का बोर्ड एक मजबूत कारण नजर आ रहा था। क्राइम सीन पर पड़ा स्ट्रॉ वाला नारियल भी एक महत्वपूर्ण सुराग था, जो किसी गहरी साजिश, किसी भयंकर षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरे दिन प्रकाश तांबे की हालत सुधरने वाली थी और वो पुलिस को अहम जानकारी देने वाला था, लेकिन दूसरे दिन में अभी कई घंटे बाकी थे।
और कातिल अपने अगले शिकार की तैयारी में लगा हुआ था। ये लो पद्मा काकू, टोटल हो गया आपका 347। 347 कैसा रे? हाँ? कुछ तो गलती कर रहा है तू, ठीक से गिन। पिछले 8 साल से दुकान से खरीदी कर रही है आप। मैंने 8 साल गिनवाने को नहीं पूछा, ये 7 आइटम का 347 कैसे हुआ ये पूछा। गिनो। ये तांदूल 50 रुपए, ये सोयाबीन 38 रुपए, हाँ। हाँ? मसूर की दाल 100 रुपए। 100? मसूर का दाल 100? कैसा हिसाब लगाया रे? पिछले 1 महीने से यही भाव चल रहा है। लूट रहे हो तुम मुझे। दूसरी दुकान में भी मैं दाम वाम पूछती रहती हूँ, समझे ना? तो दूसरे दुकान से ही खरीदने का ना। हाँ, वही से खरीद लूंगी। नहीं आऊंगी तेरी दुकान में, रख ले तेरा सामान, नहीं चाहिए मेरे को। जाऊंगी दूसरी दुकान में, नहीं चाहिए। फालतू में इतना सामान पैक करा दिया। 1 मिनट भाऊ, बहुत गुस्से वाली लगती है ये औरत। पहले ऐसा नहीं था, 3 साल से सटक गया उसका। क्यों, इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया? आपको क्या दूं? वो 1/4 किलो चाय पत्ती और आधा किलो शक्कर। 1/4 किलो चाय पत्ती, आधा किलो शक्कर पद्मा काकू के लिए पैक किया था। बहुत प्रॉब्लम होगी ना उनके घर में? इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसके घर पे कोई नहीं है। 3 साल पहले पति गुजर गया, बच्चे है नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी उसने बात नहीं किया। क्या अकेलापन जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, अकेलापन। हम सबका दुश्मन बन गया इसका अकेलापन भाऊ। इधर का गुस्सा किधर निकालती है? इतने साल की भरोसे की काम वाली थी, उसके ऊपर शक करके निकाल दिया। मेरे लड़के लोग तो उसके घर पे डिलीवरी करने भी नहीं जाते, सब पे चिल्लाती है। सबके सब लुटेरे भरे हैं इस दुनिया में, समझते हैं? मैं देख सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती। मुझे नहीं मालूम कौन मिलने आने वाला था शांता से। प्रकाश जी, ये शांता जी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सारे कॉल सिर्फ आपको किए गए। हाँ, बस बीच में 2-4 बार अमित तुम्हें किए गए, लेकिन ये 10 मई की सुबह को शांता जी ने इस नंबर पे कॉल किया था, 444-875-876। इस नंबर को पहचानते हैं? प्रकाश जी, ये नंबर अभी स्विच ऑफ है। हमने इस नंबर की भी डिटेल्स मंगवाई है। उसने मुझे डब्बा दिया था, मैं खाना खाना ही भूल गया। उसने याद दिलाने के लिए मुझे फोन किया था। रात में हमने खाते खाते फोन पर बात की थी। लास्ट बात थी मेरी उसके साथ। अब तो नहीं बोलेगी ना वो? पापा जरा याद कीजिए, आई ने कहा था कि कोई आने वाला है घर पे। उसने कहा था वो रूम देख कर गए। कोई शादीशुदा कपल था। शांता ने कहा था अच्छे लोग हैं। प्रकाश जी, कौन थे वो दोनों? शांता जी ने कोई डिटेल बताई थी उनके बारे में? नाम पता कुछ प्लीज याद कीजिए। याद नहीं। पापा याद करा, कुछ नाम बताए थे आई ने। नहीं रहे, कुछ नहीं बताया था। मैंने उससे कहा था फाइनल होने से पहले मैं एक बार मिलना चाहता हूँ उस कपल से। शांता, फाइनल करने से पहले एक बार मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। ठीक है, फिर मैं उनको फोन करके बोलती हूँ, कल नहीं परसों से आ जाए। बहुत देर हो गई मुझे पहुंचने में। देखो कहाँ चली है शांता। सर, मैंने भी आई से बहुत जल्दी जल्दी में बात की थी। किसी को क्या पता था कि आई। प्रकाश जी, ये नंबर इस कपल में से किसी का हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। उसने बोला था वो उनको फोन करने वाली है। मुझे कोई नंबर नहीं दिया था। अवधूत, चाहे फोन कंपनी के बॉस के बॉस के बॉस से बात करो, जो करना है करो, पर 5 मिनट के अंदर मुझे उस नंबर की डिटेल्स चाहिए, समझे?
सर आई ने मुझे इस कपल के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसे ब्रोकर के थ्रू बात करने बोला था, लेकिन उसने मना किया। तुम्हारे बाबा 11 तारीख को घर लौटने वाले थे और तब 11 तारीख को वो कपल तुम्हारे बाबा से मिलने आने वाला था। हो सकता है तुम्हारी आई ने इसी बारे में फोन किया हो। वैसे कल कोई आया था क्या? नहीं आया सर, बस कल आई गई घर से, हमेशा के लिए। इस नंबर पे सिर्फ एक कॉल रिसीव हुआ है सर, बाकी कोई और कॉल नहीं किया गया। नागपुर का नंबर है? जी हाँ सर, और वो भी प्रीपेड। किसी सतीश निम्बाड़कर के नाम पर है। एड्रेस A132 जयंत पार्क, मालती नगर, नागपुर। ये नाम सतीश निम्बाड़कर और ये एड्रेस दोनों फर्जी लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये नंबर खास इसी कांड को करने के लिए खरीदा गया था। फिर भी ट्रैकिंग जारी रखना गावड़े। हाँ, वो नहीं रुकेगी, और कोई भी मूवमेंट हुई मैं तुरंत फोन करता हूँ। प्रकाश भाऊ, कुछ तो खा लीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? वो मेरे लिए डब्बा लेकर आने वाली थी। काड़े, आज 13 में है। वो जोड़ा जिन्होंने कमरा देखा था सामान लेकर आने वाला, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। उन्होंने शांता तांबे को एक फोन तक नहीं किया। सर, कल रात भर मैंने और कांस्टेबल अभय ने वो सीसीटीवी फुटेज पूरी छाट डाली। सर, दूसरा लगाओ क्या? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड चेक करना है हमें, एक सेकंड। पर कुछ नहीं मिला सर। मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा काड़े, क्योंकि एक प्लान अटैक मालूम होता है और हर प्लान के किसी ना किसी पुर्जे का कोई ना कोई स्क्रू तो ढीला होता ही है। क्या टेनेंट के रूप में उस जोड़े ने ये लूट और मर्डर किया होगा सर? मर्डर भी कैसे, जिसका अभी तक हमें कारण नहीं मालूम, और जिसे कारण हम अभी तक समझ रहे थे स्ट्रैंगुलेशन, दरअसल वो कारण है ही नहीं। कल तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी सर। कल सोचो तो कितना पास लगता है ये कल, और कभी कभी बहुत दूर हो जाता है ये कल। इस पास वाले कल और दूर वाले कल के बीच कातिल दोबारा स्ट्राइक करने वाला था। पुलिस को शांता तांबे और इस नए विक्टिम के बीच कनेक्शन जोड़ने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। कनेक्शन होने के बाद भी और कई और कनेक्शन सामने आने के बाद भी पुलिस के लिए इस बात का पता चलने में बहुत मुश्किल होने वाली थी कि आखिरकार ये जुर्म क्यों हो रहे थे और कौन इन्हें कर रहा था। कौन? वैसे मैं इंस्पेक्टर मुकेश तेंदुलकर बोल रहा हूँ। मेरी आई का फोन आपके पास कैसे? पद्मा जी आपकी माँ है? हो, पर आई कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हम सुबह से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे फोन की बैटरी लो थी। अब आप बताएंगे भी बात क्या है? उसी सुबह पुणे की माधव नगर कॉलोनी में रहने वाली पद्मा गांवकर की एक पड़ोसन ने पद्मा के घर का दरवाजा खुला देखा। पद्मा गांवकर वही चिड़चिड़ी वृद्ध महिला थी जिसकी किराने वाले से लड़ाई हो गई थी। अब यही महिला अपने घर में मरी हुई पाई गई थी। गले पर स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे। घर को पूरी तरह से लूटा गया था, पर घर में जबरदस्ती घुसाने के कोई निशान नहीं थे। आपकी लास्ट कब बात हुई थी आपकी माँ से? मेरी आई से कई दिनों पहले बात हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते हैं कि आपकी माँ की मौत 24 घंटे पहले हुई थी, मतलब कल 13 मई को मौत हुई थी। मेरी बात आई से लगभग 2 हफ्ते पहले हुई थी। आपको
पुणे आना होगा शिनाख्त के लिए। डिटेल पोस्टमार्टम होना भी बाकी है। मैं अभी निकल रही हूँ। आपसे एक बात कहनी थी, बड़ी अजीब सी बात। क्या? तो फिर? मौत होने के बाद गला दबाया गया। शायद खूनी श्योर नहीं था कि इनकी मौत हुई है या नहीं, इसलिए डबल श्योर होने के लिए उसने ऐसा किया होगा। और डॉक्टर, मौत का कारण क्या हो सकता है? अभी ये डिटेल नहीं बता सकते। पोस्टमार्टम के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। केलाइट सल्फेट। लेकिन डॉक्टर ये जहर तो आसानी से मिलता नहीं। करेक्ट, लेकिन यूज तो हुआ है। ब्लड स्ट्रीम में भी क्लियर सैंपल पाए गए। ये देखिए, इस नारियल में भी केलाइट सल्फेट के क्लियर ट्रेसेस पाए गए। इसमें दो राय नहीं है कि बेहद सीरियस मामला है और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। सर, दो हाउसवाइफ्स का मर्डर हुआ है। शहर में डर आग की तरह फैल रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचुरली डर तो पैदा होगा ही पब्लिक में, पर हम आश्वासन देना चाहते हैं उन्हें, आप प्रेस के जरिए, कि हम बहुत ही जल्द इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे केसेस नहीं होंगे। सर, क्या इन दोनों मर्डर केसेस में कोई कनेक्शन है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटी को टटोल रहे हैं। सर, जिस तरह की वारदातें शहर में हो रही हैं, तो क्या कोई सीरियल किलर सीनियर सिटीजन को ही टारगेट कर रहा है? देखिए, जो भी इन दो मर्डर्स के पीछे हैं वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे भी होगा। और हाँ, मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि अगर आपके वृद्ध माता पिता, दादा दादियाँ या नाना नानियाँ इस शहर में अकेले रहते हैं तो टाइम टू टाइम उनसे मिला कीजिए, रोज उनसे बात कीजिए, ट्रैक रखिए उनका कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि हमने नोटिस किया इन दोनों केसेस में जो लेडीज विक्टिम हुई है वो घर पर अकेली थी। सर, अब इस वक्त जब आप हमें आश्वासन दे रहे हैं, हो सकता है शहर के किसी कोने में कोई तीसरी वृद्ध महिला किसी किलर की शिकार हो रही हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी सारी टीम्स शहर में रेड अलर्ट पर है। मैं आपसे वादा करता हूँ, नो मोर किलिंग्स। सर, केलाइट सल्फेट का इस्तेमाल हुआ है जहर के लिए। क्राइम सीन पर मिले नारियल के अंदर से भी केलाइट के ट्रेसेस मिले। तुम सारे केस डिटेल्स लेकर तुरंत मेरे ऑफिस पहुंच जाओ। एक बहुत ही अजीब सा कनेक्शन है या फिर इत्तेफाक। ठीक है सर, पहुंच गया समझो। वैसे सर, क्या कनेक्शन है? ये जो दूसरा सीनियर सिटीजन मर्डर केस सामने आया है सर, वो पद्मा गांवकर वाला केस। उस केस में भी क्राइम सीन पर एक नारियल पाया गया था। ओह, मैंने डिटेल पोस्टमार्टम करवाने के तुरंत ऑर्डर्स दे दिए। ये सीरियल मर्डर केस हो सकता है। और यहाँ भी नारियल मिला है क्राइम सीन पर। और इस नारियल से भी हमें केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस मिले हैं। एक कप चाय मिलेगी? लाती हूँ। कोई वेग सा भी क्लू नहीं है सर, एक क्लू है। शायद किलर्स शांता तांबे के घर टेनेंट्स बनकर आए थे, एक शादीशुदा जोड़े के रूप में। शायद शांता तांबे की उनसे फोन पर बात हुई थी। उनका फोन नंबर और नागपुर का एड्रेस दोनों फर्जी निकले। ये पद्मा गांवकर, क्या ये भी अपने घर का कोई कमरा किराए पर ऑफर कर रही थी? नो सर, उनकी बेटी नूतन पवार, कल मेरी बात हुई थी उससे। मेरी आई कुछ डिस्टर्ब थी। किससे? अकेलेपन से शायद। किसी पर भरोसा नहीं करती थी। मेरे साथ कोल्हापुर भी नहीं आती। आपकी आई पद्मा जी अपने घर का कोई कमरा किराए पर देना चाहती थी क्या? नो चांस सर। कोई अजनबी उसके घर पर रहे, ये उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। सर, पूरा घर लूटकर साफ कर दिया गया है। और तेंदुलकर, तुम्हारा कहना है कि फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, राइट? राइट सर, नहीं। ये दोनों विक्टिम केलाइट सल्फेट पॉइजन से मारी गई। ये केलाइट सल्फेट नारियल पानी में मिलाकर पिला गया। ऐसा लगता है कि दोनों केसेस में किलर्स जान पहचान वाले हैं, क्योंकि दोनों घरों में फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं। सुनील, मुझे लगता है कि दोनों केसेस का किलर शायद एक ही रहा होगा। यस सर, सीरियल किलिंग का केस ही लगता था। सीरियल किलिंग का केस था। ये सीरियल नंबर 2 के आगे जाना नहीं चाहिए सुनील। सर,
ये दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन तुम हेड करोगे सुदीप। तुम्हें हेडक्वार्टर से पूरी सपोर्ट मिलेगी, तुम्हें जो चाहिए वो। सर तो प्लान क्या है तुम्हारा? सर केलाइट सल्फेट का एक मार्केट है, उसे खांगा। पुराने रिकॉर्ड्स निकालो सीरियल किलर्स के। फाइलें मंगवाई हैं सर। सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी नहीं निकला? सर शांता तांबे केस में कॉलोनी के बाहर की दुकान की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। और इस पद्मा गांवकर की हाउसिंग कॉलोनी के बाहर छानबीन जारी है सीसीटीवी फुटेज के लिए। इस वक्त सबसे इफेक्टिव सीसीटीवी का काम सिर्फ बच्चे, पोते पोतियाँ और बाकी बच्चे जवान रिश्तेदारी कर सकते हैं। सब सीनियर सिटीजन्स पर नजर रखनी होगी, क्योंकि किलर उन पर और हम पर दोनों पर नजर रखे हुए हैं। कनेक्टेड दिखाई देने वाले दोनों मर्डर केसेस की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी, लेकिन इसके अलावा कातिल तक पहुंचने वाला कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथों में नहीं था। दूसरी विक्टिम पद्मा गांवकर के घर के पास की दुकान से सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई। सब कुछ खोद निकालना। केलाइट सल्फेट जिस भी जुर्म में, जिन भी केसेस में इस्तेमाल हुआ है, वो सारी केसेस की फाइल्स मुझे अपने टेबल पर चाहिए। 10 दिन, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, उससे पहले के केसेस निकलवाओ। शाम के पहले मुझे इन सारे केसेस की फाइल्स अपनी टेबल पर चाहिए। केलाइट सल्फेट के सारे लाइसेंस एजेंट्स उठाओ, अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि सल्फेट की गैर कानूनी बिक्री हुई है क्या कहीं। इन 2 मर्डर्स ने पुलिस को टेंशन की कगार पर ला खड़ा किया था। उनकी निगरानी में एक और ऐसा मर्डर सबके लिए बहुत भारी पड़ सकता था। हम दोनों उसकी जिंदगी थी अमित, बहुत प्यार करती थी वो हम दोनों से। अमित, उसके बिना मैं टिकूंगा नहीं रे। ठीक है, तो आप भी चले जाइए मुझे छोड़ के, मैं तो रह लूंगा ना अकेला। आई बाबा के जाने के बाद चिड़चिड़ी हो गई थी, उससे पहले वो बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं थी। अकेलापन इंसान को निकल जाता है। मुझे उसे जबरदस्ती अपने साथ कोल्हापुर ले जाना चाहिए था। वो नहीं रहती, आई जबरदस्ती नहीं रहती। वो पहले भी हमसे साफ मना कर चुकी थी। लेकिन मुझे तो मना नहीं किया था ना, मैं तो आ सकती थी ना, पर मैं नहीं आई। और अब जब यहाँ आई हूं तो आई जा चुकी है। कम से कम मैं रोज उन्हें फोन करके उनका हाल चाल तो पूछ लेती। कब की बात है काले? 4 महीने पहले की सर। नागपुर में? जी हाँ सर। औरत का नाम कविता जाधव था, 62 वर्ष की थी। घर के अंदर मरी हुई पाई थी। और खास बात यह सर, लाश के पास नारियल था, वो भी स्ट्रॉ के साथ। नारियल में केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस मिले थे? जी नहीं सर, नींद की गोलियां। वो चैट ग्रुप पे मेरे नारियल वाले केस की डिटेल्स देखी थी, तभी मुझे ये केस याद आया, कविता जाधव का। राणे, तुमने बताया था कि कविता जाधव के केस में केलाइट सल्फेट यूज नहीं हुआ था। नहीं, वो यूज नहीं हुआ था, मेजो 15 यूज हुआ था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींद की गोलियां होती। मौत नींद की गोलियों से हुई थी? नहीं, मौत गला दबाने से हुई थी, डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन। और यही दवाई नारियल पानी के ट्रेसेस में भी मिली है। मौत कब हुई होगी? 12 घंटे हो चुके हैं ऑफिसर। कविता जाधव अकेली रहती थी, विधवा थी। उनका एक बेटा है जो लंदन में सेटल्ड है। और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, राइट? राइट, नहीं हुई थी। सर मुझे लगता है इन तीनों केसेस में कातिल एक ही है। वहां नागपुर में नारियल पानी में नींद की गोलियां मिलाई गई और यहाँ सल्फेट। नागपुर का कनेक्शन भी तो है। तो जो कॉल शांता तांबे ने किया था फर्जी नंबर पर, वो फर्जी एड्रेस भी नागपुर का ही था। यस सर, जहां लगभग 4 महीने पहले सेम मोडस ऑपरेंडी नारियल पानी का इस्तेमाल हुआ था नागपुर की कविता जाधव पर।
उसमें स्लीपिंग पिल्स थे और यहाँ नारियल पानी में पॉइजन। वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर, वहाँ की टीम को आगे की लीड नहीं मिली। मैं बात करके वो केस रीओपन करवाता हूँ। शायद हमारा किलर नागपुर को बिलोंग करता है। किसी कारण से पुणे में शिफ्ट हो गया होगा या फिर यहीं का होगा, कुछ समय पहले वहाँ चला गया होगा। वो जो भी होगा, जहाँ भी गया होगा, उसे होना चाहिए हमारे कस्टडी में, वो भी बहुत जल्द। होगा सर, बहुत जल्द। केलाइट सल्फेट से भी ज्यादा खतरनाक जहर डर होता है सुनील, और वो डर पब्लिक में फैलता जा रहा है। तुम ये समझ के चलो कि तुम्हारी डेडलाइन कल खत्म हो गई। सर, ये पहली सीसीटीवी डीवीडी है शांता तांबे केस की। ये 10 मई की सीसीटीवी फुटेज है, शाम 5:30 बजे की, शांता तांबे के घर के बाहर वाले रोड की। सर, शांता तांबे तकरीबन 6 से 7 के बीच में मारे गए थे। सर, अब पद्मा गांवकर वाले केस की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, ये 13 मई 2015 की सीसीटीवी फुटेज है, दोपहर 2:30 बजे की, पद्मा गांवकर के घर के बाहर वाले रोड की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पद्मा गांवकर तकरीबन 3 से 4 के बीच में मारी गई थी। डेफिनेटली इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों विक्टिम्स की मौत के थोड़ी देर पहले ये कपल दोनों विक्टिम्स के घर के आगे पाया गया। सर, 9 मई की रात को शांता ने प्रकाश से कहा था कि एक शादीशुदा जोड़ा उनके घर आया था, उन्हें कमरा पसंद आया था। 1 मिनट सर। सर, मैंने 9 मई की भी सीसीटीवी फुटेज स्कैन की है, शांता तांबे के घर के बाहर की। सर, 9 मई को भी यही जोड़ा उस रोड पर था, शांता तांबे के घर के बाहर। आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है और औरत का चेहरा कैमरे के दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, और नंबर प्लेट भी साफ नजर नहीं आ रहा सर। बाइक के पेट्रोल टैंक पर कुछ लिखा हुआ है। ये बाइक हमें काफी बड़ा सुराग दे रही है। लेकिन सर, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ देव जैसा लिखा। ट्रैफिक आर्टिस्ट के नंबर, उससे कहो कि बाइक की नंबर प्लेट और टैंक के ऊपर जो लिखा है उसे क्लीन करने की कोशिश करें। सर, ये नंबर प्लेट क्लीन नहीं हो पा रही। ये पेट्रोल टैंक पर जो लिखा है उस पर ट्राई करो। देवराज, देवराज, यही एकमात्र सुराग है हमारे पास, इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही सस्पेक्ट के चेहरे, ना ही बाइक का नंबर। सर, नागपुर कनेक्शन भी है। कविता यादव वहीं मारी गई और शांता ने भी नागपुर के फर्जी नंबर पे कॉल किया था। 3 विक्टिम्स, 2 सुराग। अब और विक्टिम्स नहीं हो सकते। इन दोनों सुराग को सामने रखकर काम शुरू करते हैं और धर लेते हैं सीरियल किलर। सर, बाइक के पेट्रोल टैंक पर लिखा देवराज इस वक्त हमारा सबसे बड़ा क्लू है। बाइक मैकेनिक के जितने भी गैरेज हैं, हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सब जगह खबरें लगा दी। और नागपुर? सब इंस्पेक्टर काले नागपुर के लिए निकल चुका है। कविता यादव का केस हम रीओपन करवा रहे हैं। शांता तांबे के घर से लगभग 2 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई। पद्मा गांवकर की बेटी नूतन ये नहीं बता पाई कि उनके घर से क्या चोरी हुआ है, क्योंकि पद्मा जी ने अपनी बेटी नूतन को कभी कुछ बताया नहीं और नूतन ने कभी उनसे कुछ पूछा नहीं। हमने सब जगह खबरें लगा दी है। कहने अगर ज्वेलरी मार्केट में बेचेंगे तो हमें तुरंत खबर मिल जाएगी। ज्वेलरी के काम में केलाइट सल्फेट भी तो इस्तेमाल होता है। हमें लगता है कि केलाइट सल्फेट किसी ज्वेलरी शॉप से चुराया गया है।
जितने भी लाइसेंस एजेंट हैं हमने सबको टैप किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। ये चोरी के जेवर खरीदने वाले जोरियों को थोड़ा हीट दो, हो सकता है ये किलर के साथ मिले हो। वैसे पैटर्न तो सीरियल किलर का है और तीनों केसेस में घर भी लूटे गए हैं। अब ये सरफिरा या लुटेरा तो वक्त ही बताएगा। जरूर बताएगा, वो खुद बताएगा सर। कविता जाधव केस में हमने हर हिस्ट्री को तोड़ा। हमें लगा ये रॉबरी का केस। नारियल पानी में मेजो 15 मिलाकर विक्टिम को बेहोश किया गया। अगर ये सिंपल रॉबरी का केस होता तो कविता जाधव कातिल के लिए दरवाजा नहीं खोलती और उसे अंदर नहीं बुलाती, पर कविता जाधव ने कातिल के लिए दरवाजा खोला और उसे घर के अंदर बुलाया, जैसा शायद पद्मा गांवकर और शांता तांबे ने भी किया। आजा। इसमें कोई शक नहीं कि किलर कविता जाधव को पहचानता था। दरअसल कातिल की एक टीम है, ये एक जोड़ा है जिसने इन तीनों बूढ़ी औरतों से जान पहचान बढ़ाई, इनके घर में घुसे, घर को लूटा और उसके बाद इनको कत्ल कर दिया। ये दोनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। इन दोनों ने कुछ दिन पहले पुणे में 2 बूढ़ी औरतों को अपना निशाना बनाया। कविता जाधव यहाँ नागपुर में अकेली रहती थी। ये कविता जाधव किराएदार ढूंढ रही थी? शायद नहीं, उनका बेटा लंदन से आया था, उसने तो कुछ नहीं कहा, ना ही लाके किसी ब्रोकर ने कहा। ये कविता जाधव कौन थी, क्या करती थी, इसकी दिनचर्या क्या थी, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। इस फाइल में मैंने एक डिटेल्स डाली। कविता जाधव के केस को अब पुणे की पुलिस स्टडी कर रही थी ताकि उन्हें कातिलों के बारे में और उनके मकसद के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन एक अहम सवाल था कि क्या कविता के हत्यारे वाकई में वही थे जिन्होंने शांता और पद्मा का कत्ल किया था? पुणे डबल मर्डर केस में अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं। हाल ही में पुणे शहर में 2 वृद्ध औरतों की हत्या की गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ हो सकता है। पुलिस ने पुणेकरों से और खासकर अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर किराए पर देते समय सतर्क रहें और साथ ही दरवाजे पर आए अजनबियों को घर के अंदर आने ना दें, फिर चाहे वो अपने आप को सेल्समैन बताएं या सरकारी नौकर। ये जोड़ा आखिरकार कौन था, क्या मकसद था उनका? वो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाते जिसकी वजह से उनके शिकार खुद ब खुद जहर से लदा नारियल पानी पी लेते जो ये दोनों उन्हें ऑफर करते? एक अजनबी के लिए पद्मा से बात करना भी लगभग नामुमकिन सा था, तो फिर इन दोनों ने उसके घर में घुसकर उसे भी जहर से भरा नारियल कैसे पिलाया? और 4 महीने पहले भी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई कविता जाधव के साथ। बाबा प्लीज जरा याद कीजिए, आई ने कुछ तो बोला होगा उन दोनों के बारे में, नाम पता कुछ भी नहीं रे, बस इतना कहा था कोई शादीशुदा जोड़ा है, आदमी का पुणे में जॉब लगा है। 2 हफ्ते पहले लास्ट बात हुई थी आई से, उसके बाद नहीं। पुलिस कह रही है कि लाइट सल्फेट नारियल पानी में मिला के दिया गया था, जो तुम्हारी आई ने पी लिया। यही बात तो मुझे नामुमकिन लग रही है। आई किसी अजनबी को घर पर बुलाकर उसका दिया हुआ नारियल पानी कैसे पी सकती है? विक्टिम्स के परिवार वालों और पुलिस के दिमाग में सवाल बरस रहे थे, लेकिन जवाबों का अकाल था। शिंदेस कविता जाधव को आर्थराइटिस था। ये हफ्ते में 2 बार फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी। फिजियोथेरेपी सेंटर का एड्रेस है यहाँ? जी सर, कविता जाधव हमारी रेगुलर पेशेंट थी। हफ्ते में 2 दिन उनका सेशन होता ही था। कब से कब तक आती थी? सर 3 साल पहले उन्हें अर्थराइटिस का दर्द बढ़ गया था, तो तब से वो आती थी, करीब 4 महीने पहले तक। वैसे मैंने पहले जो इंस्पेक्टर आए थे उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अमृता जी, हम पुणे से आए हैं। जिस तरह से कविता जाधव मारी गई, ठीक उसी तरह से कुछ दिन पहले पुणे में 2 सीनियर सिटीजन्स के मर्डर हुए। सर मैंने न्यूज़ पढ़ी पेपर में। हमें इन दोनों पर शक है। ये फोटो देखकर कुछ बता सकती हैं इसके बारे में? कोई जानकारी है आपको? सर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
अमृता जी कविता जादव बूढ़ी थी, अकेली रहती थी। हस्बैंड की पेंशन आती थी उन्हें। उनका बेटा लंदन में रहता है, तो अगर उनका कहीं भी आना जाना था तो यहीं आपके सेंटर में हफ्ते में 2 दिन आती थी सेशन के लिए। यस सर। क्या यहाँ से कोई उनके घर जाता था फिजियोथेरेपी सेशन के लिए? जी नहीं, हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स है, बिना परमिशन के कोई भी थेरेपिस्ट किसी भी क्लाइंट के लिए होम विजिट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कत्ल भी कोई परमिशन लेकर तो नहीं करता ना। क्या चाहते हैं सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सरला टिपनेस, अश्विन परसुरे, ज्योति कामले और निधि शर्मा। सर ये नाम मैंने ही पहले पुलिस इंस्पेक्टर को दिए थे, यानी ये वही लोग हैं जो कविता जी को सेशंस देते थे। अब इन नामों के चेहरे भी मुझे चाहिए, मतलब इनकी फोटोज, इनके नंबर और एड्रेस भी चाहिए। जी सर। कविता जादव के साथ फिजियोथेरेपी सेशंस करने वाले 4 थेरेपिस्ट में से एक नाम था अश्विन परचुरे। ये लीजिए सर। आरोपी की तस्वीर ठीक पुलिस के सामने थी, पर पुलिस को उसे पहचानने में अभी काफी वक्त लगने वाला था और मेहनत थी। इनकी कॉपीज चाहिए मुझे। 2 मिनट। दूसरी तरफ पुणे में पुलिस उनके हाथ लगी बाइक पर लिखे गए देवराज वाले सुराग का पीछा कर रही थी। पंकज भाई, ये एकदम फुल तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक बात पक्का है, इस बाइक का लाइट ठीक किया था ना। कब की बात है ये हो गया करीब 4-6 हफ्ता पहले। इधर ही किया था तूने ठीक? नहीं, तभी मैं इधर नहीं, वो उस्मान भाई है ना, उनके गैरेज में काम करता था। अच्छा, तुझे कैसे मालूम कि ये वही बाइक थी? अरे ये जो इधर लिखा है ना देवराज, अभी मुझे समझ में नहीं आया कि किस लिए लिखा है, इसीलिए याद रहा। अच्छा, ये उस्मान का गैरेज किधर है? ये इधर पिंपरी में। ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला है सर, लेकिन कविता जादव के जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। सबके पुणे के साथ कनेक्शन भी देखना। जी हाँ सर। वैसे कविता जादव के बाकी रिश्तेदार को भी टैप किया है, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। वक्त निकला जा रहा है खालिद, मुझे डर है कहीं वो अपना अगला शिकार ढूंढने ना निकल पड़े। नमस्ते काकू। नमस्ते, बोलो बेटा। वो मैं कुंते जी के यहाँ आई थी, उनका दरवाज़ा बंद था, तो कोई आइडिया है कि कहाँ गए हैं वो? नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानती, फ़ोन कर लो ना। वो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है, एक कॉल कर सकती हो आपके फ़ोन से प्लीज़? बस एक ही कॉल, उन्हें कुछ बात बतानी थी, थोड़ी अर्जेंट है, प्लीज़ प्लीज़ काकू। ठीक।
देवराज। हाँ, 2-3 बार आई थी यहाँ पे। इसी की फोटो है? अरे यार, सर पर हेलमेट और एकदम सड़ियल सा फोटो, कैसे बोलूँ वही है कि नहीं? अरे मतलब बिना हेलमेट का ढंग का फोटो लाऊंगा तब तो पहचान लेगा ना उसको। हाँ, पहचान लूंगा। और कुछ पता है? इसका आता पता नंबर? वो सब नहीं मालूम, पर हाँ ये भाई सोने का काम करता है। गहनों का? मतलब सुना रहे हैं? हाँ। तुझे कैसे पता? महंगाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, साला हर चीज का दाम डबल। अपने को लगता है लाइन ही छोड़ना पड़ेगा। हर लाइन का यही हाल है। अभी देखिए, सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, सुनार का दाम घटता जा रहा है। क्या बात है, आप सोने का काम करते हैं? वाह। ये वाह बाहर वालों को ही लगता है, अंदर की बात हम लोग ही जानते हैं। बन गए साहब? गाड़ी का नंबर नोट किया था? इतना चिल्लर काम के लिए कोई गाड़ी का नंबर काहे को नोट करे? अरे मतलब कुछ तो पता होगा, इसका आता पता नंबर वगैरह। उस्मान भाई दिमाग पे जोर डालिए, बहुत जरूरी है ये। अरे यार, कोई बहुत लंबी गुफ्तगू थोड़ी हुई थी उससे, बस बात बात में बात निकल गई। पिंपरी में बाइक का काम कराता है, मतलब पिंपरी के आसपास ही कहीं रहता होगा। सोनार है साहब, ये भी एक ठोस खबर मिली है। उसकी बाइक पर देवराज लिखा है, ये भी बात। हाँ, और साथ में लड़की भी है। देखिए साहब, अभी 4 सबूत है आपके पास। सिर्फ मेरे पास नहीं, तेरे पास भी पंकज। अपनी पूरी टीम पूरे शहर में लगा दे। फिलहाल दूसरे काम ड्रॉप कर और इस पर ध्यान दे। समझा साहब, अभी सारे काम ड्रॉप, सिर्फ इसका ही कैच पकड़ना है। और उसके लिए ज़रा सी बड़ी फील्डिंग लगानी पड़ेगी, मतलब मैच का स्पॉन्सरशिप अगर हो जाए तो। पहले से रेडी रखा है, बस अब एक और भी विकेट गिरना नहीं चाहिए। मैंने ऊपर वाले अमर कुंते को झूठ मूठ का फोन लगाया। अच्छा कुंते काका, ठीक है, मैं कल आऊंगी। हाँ, बाय। थैंक यू काकू। काकू, वो मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? थैंक यू। घर में किसी और के होने की निशानियां नहीं है और सोसाइटी में सीसीटीवी नहीं है। 3 दिन चक्कर काटे मैंने, कोई वॉचमैन भी नहीं है। सर, हमने चारों फिजियोथेरेपिस्ट की स्कैनिंग की है, जिसमें से 3 क्लियर है, बस एक अटका हुआ है। कौन? अश्विन परचुरे। सर, इसका कॉल बार बार डिस्कनेक्ट आ रहा है। इसके फॉर्म पे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो किराए के घर का है, जो 1 साल पहले ही छोड़ चुका है। वेरिफिकेशन का कोई और सोर्स नहीं? सर, फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर पूछना पड़ेगा। हमें जब तक इस अश्विन परचुरे के बारे में पूरा पता नहीं चल जाता, तब तक हमारे लिए यही सस्पेक्ट है। सर, अश्विन ने 1.5 साल पहले ही क्लिनिक छोड़ी थी, उसके बाद उसका और हमारा कोई टच नहीं। आपका टच नहीं होगा, पर किसी ना किसी का टच तो रहा ही होगा ना, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। मैं यहाँ 2 साल पहले आई हूँ, अश्विन 3 साल पहले से यहाँ था। मुझसे पहले यहाँ पे राधिका नाम की रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। स्ट्रॉन्ग लाइफ फिजियोथेरेपी सेंटर, मे आई हेल्प यू? सर, मैं राधिका से पहले मिली नहीं हूँ। हाँ, पर मैंने सुना था कि राधिका और अश्विन परचुरे की शादी वादी हो गई थी। इस राधिका की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? आपकी फाइलों में है? सॉरी सर, इतने पुराने डिटेल्स नहीं है हमारे पास। सर, हमने अश्विन परचुरे फिजियोथेरेपिस्ट का लुकआउट नोटिस जारी तो कर दिया है, लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने वाला मामला है सर। काले अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे तो अंधी गली में बहुत जल्द एक और शिकार होगा।
ये आदमी हमारे लिए सस्पेक्ट है। अपने पूरे नेटवर्क में इसकी फोटो डिटेल्स घुमा दो। राइट सर, इसका फोटो मैं अभी आपको भी सेंड कर रहा हूं। पंकज, इस फोटो की वेरिफिकेशन कर तुरंत। 15 मिनट हो साहब, ओनली 15 मिनट्स। पक्का पक्का। नागपुर और पुणे के बीच में घूमते घामते आखिरकार पुलिस के पास संदिग्ध की तस्वीर थी। नाम था अश्विन परचुरे, पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट। उसकी बाइक के पेट्रोल टैंक पर देवराज लिखा था और उसकी पत्नी थी राधिका। जाहिर था कि पीड़ितों के किसी भी रिश्तेदार को इस जोड़े के बारे में नहीं पता था, लेकिन नागपुर के साथ इस जोड़े का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग साबित हो रहा था। सर, हम अपनी पूरी ताकत से इस आदमी को ट्रेस करने में लगे। सर, बस एक ब्रेक थ्रू वाला सुराग हाथ लग जाए, अगले ही पल ये आदमी हमारे हाथों में। बस उम्मीद करता हूं कि कोई और सीनियर सिटीजन इस किलर जोड़े के हाथ में लगा। कल दोपहर का टाइम बेस्ट रहेगा, निकलना भी आसान होगा। ना तो कोई होगा और ना ही कोई टेंशन होगी। लेकिन इस बार नारियल नहीं, कुछ और। सर, इस अश्विन परचुरे के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। लोकेशन मिली? नहीं सर, अभी नहीं। लेकिन यहाँ बिलानगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज है। 10 मिनट में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसकी वाइफ का नंबर ट्रैक करो। हमें लगता है जो औरत उसके साथ है वो इन मर्डर्स में शामिल है। वो उसकी पत्नी राधिका हो सकती है। राइट सर। दहेज के लिए हैरेसमेंट का केस 8 महीने पहले दर्ज हुआ था। इसकी पत्नी का नाम नलिनी? हमें पता चला था इसकी पत्नी का नाम राधिका है। नलिनी ने ही कंप्लेंट किया था। वो अपनी माँ के साथ आई थी शिकायत दर्ज करने। मैं उसके घर भी गया था, यही पास में ही जयनगर में। और ये अश्विन, इसकी कोई डिटेल्स है आपके पास? मैंने उसे गिरफ्तार किया, अभी वो बेल पे बाहर। केस कोर्ट में? हियरिंग के वक्त अश्विन परचुरे कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुई। कोर्ट ने अश्विन परचुरे को एब्सकॉन्डर घोषित किया था। नलिनी यही रहती है? हाँ, मैं उसके आई हूँ। बुलाइए उसे। वो बाजार गई है, बस थोड़ी देर में आती होगी। मुझे क्या पता अश्विन कहाँ है। 8 महीने पहले मैंने उसे छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। वो अपना चेहरा कहाँ छुपा रहा होगा? नरक में छुपा रहा हो, मुझे क्या लेना देना। राधिका को जानती है आप? मुझे उस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें? तो मैं क्या करूं? आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि 3 परिवारों का अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। तीनों घरों से आपकी माँ की उम्र की औरतों को कत्ल किया गया, और वो भी बहुत बेरहमी से। और अश्विन हमारा सस्पेक्ट है। और आप नलिनी जी अश्विन की पत्नी है। मैं उसकी कुछ नहीं हूं। मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं थी, लेकिन जितना जानती थी उतनी ही नफरत करती थी उससे। वो राधिका से पहले से शादीशुदा था। जब मैंने उससे पूछा तो जवाब में उसने मुझे मारा। अगले ही दिन पुलिस में मैंने उसकी कंप्लेन की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर उसके पिता ने इसकी जमानत करवा दी। पिता ने? कहाँ रहते हैं वो? यहीं नागपुर में, 124/13 पंडित चौक। नामदेव परचुरे नाम है उनका। नामदेव परचुरे को बुलाओ।
वो 6 महीने पहले रहता था यहाँ पर। मैं यहाँ नया किराएदार हूँ। कहाँ गया वो? पता नहीं। अश्विन के बाप ने घर छोड़ दिया है तो वो किसी और घर में होगा। तो निकालो साले को दिल से। अश्विन और राधिका परचूरे 24 घंटे के अंदर मेरे सामने होने चाहिए। सर, ये नामदेव परचूरे प्राइवेट क्लिनिक में वार्ड बॉय था, वहाँ का एड्रेस मिला है, शायद वहाँ से कुछ मिल गया। थोड़ा टाइम दीजिए सर। मौत जिंदगी को टाइम नहीं देती है राणे। ये लोग सीरियल किलर्स हैं, मतलब समझते हो ना इस बात का? कोई टाइम नहीं मिलेगा। तापमान बढ़ता जा रहा था, चूहे बिल्ली का खेल और पेचीदा होता जा रहा था। एक मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक पर लिखे एक नाम से शुरुआत करते हुए पुलिस ने बड़े संघर्ष के बाद पुणे की शांता तांबे, पद्मा गांवकर और नागपुर की कविता जाधव के संदिग्ध हत्यारे अश्विन परचूरे और उसकी पत्नी राधिका परचूरे का पता लगाया था। पर हकीकत यह थी कि पुलिस के पास ना तो इन दोनों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करने जैसे कोई सबूत थे और ना ही उन तक पहुंचने के कोई सुराग। दूसरी तरफ ये जोड़ा अपने नए शिकार के लिए घात लगाने के बाद उन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो गहने बेच दे क्या? नहीं, थोड़ा टाइम और रुक जाओ। और वैसे भी गहने हम यहाँ नहीं बेचेंगे। तो फिर कहाँ? कहीं और। आज के काम के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ साहब, मैं अभी वो नामदेव परचूरे के जस्ट घर के बाहर खड़ा हूँ। पप्पू वहां से हिलना नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ। चलो। सर, अश्विन परचूरे का बाप नामदेव परचूरे ट्रेस हुआ है। आज हम उससे पूछताछ करने वाले हैं। वो अश्विन का पता जरूर जानता है। ये एक एक दिन हमारे डिपार्टमेंट और हमारे पर्सनल रेपुटेशन पर भारी पड़ता जा रहा है। हमें जो भी करना है आज के आज ही करना है। जी नामदेव परचूरे? हाँ। तुम्हारे बेटे अश्विन परचूरे का नंबर और एड्रेस दोनों दो। मेरे पास तो नहीं है साहब। नहीं है, वही है, मत बोलना। उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, हलक में हाथ डाल के उसका पता निकलवाऊंगा। 5 साल पहले मैंने उसे हमारे क्लिनिक में नौकरी दिलाई थी। फिजियोथेरेपी डॉक्टर के हाथ के नीचे लगाया था, लेकिन वहाँ काम सीखने के बाद वो उसने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो कहाँ है, क्या करता है, मुझे कुछ पता नहीं है साहब। मर्डर करता है तुम्हारा बेटा। क्या? तुम्हारे बेटे अश्विन और उसकी बीवी राधिका ने मिलकर यहाँ नागपुर में एक और पुणे में 2 बूढ़ी औरतों का कत्ल किया है और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? 3 महीने से उसने मुझे फोन तक नहीं किया है। उसका पुणे का एड्रेस बताओ नामदेव। 6 महीने पहले वो अचानक घर छोड़ के चला गया साहब। पुणे का एड्रेस और नंबर? कसम से कहता हूँ साहब, मुझे नहीं पता। सर, नामदेव और अश्विन की दूसरी पत्नी नलिनी, दोनों के घरों के बाहर आदमी लगा है, लेकिन ये दोनों ही अश्विन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। 24 घंटे नजर रखो राणे। बहुत जल्द हम इस केस को क्लोज करने की दिशा में चल रहे हैं। 1 सेकंड के लिए भी अपनी एनर्जी लूज मत होने दें। नहीं सर, कुछ ना कुछ पता लगवा के रहूंगा इनसे। गुड सर, पिंपरी पूरी तरह से कवर की जा रही है। हर एक एस्टेट एजेंट, गैरेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, हर जगह पर हमारी टीम और खबरें अपनी नजर रखा है। कोई लीड मिली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। काले, कमिश्नर के ऑर्डर है कि अगर जरूरत पड़े तो हम इस शहर की पूरी टीम सिर्फ इस केस पर लगा सकते हैं, लेकिन वो कपल और एक मर्डर नहीं करना चाहिए, नहीं ये शहर छोड़कर भागना चाहिए। घड़ी पैक करना भूल गई। भूली नहीं हूँ, खाना खाने के बाद सबसे लास्ट डालूंगी बैग में। एक सुई भी छूटनी नहीं चाहिए। सब सेम टू सेम है साहब। पेट्रोल टैंक पर देवराज लिखा है। तभी तो फोन किया ना साहब, जल्दी से आ जाओ।
बीमारी वाली बॉटल पे मार्किंग कर दी थी? निशान लगा दिया है, छोटा सा। साहब वो उधर, वहां। अरे कहीं जा रहे हैं आप लोग? आउट ऑफ पुणे? कोई नया शहर? क्या चाहिए तुम्हें? चुटकी भर केलाइट सल्फेट चाहिए। जैसे मर्जी वैसे दे दो, नारियल पानी में डाल के या जैसे भी कंफर्टेबल हो, हमें चलेगा। वो कौन रहे तुम लोग? जहर, जुर्म को मारने वाला जहर। वैसे हमें पुलिस भी कहते हैं। जितनी मर्जी इसकी फिजियोथेरेपी करा लेना, जिंदगी में अब ये कभी सीधा नहीं चल पाएगा। और नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। शांता तांबे और पद्मा गांवकर के घर से जितने भी तुमने जेवर चुराए सब हमने रिकवर कर लिए, इसलिए किसी भी बात से इनकार मत करना। ये नलिनी को छोड़कर मेरे पास वापस आ गया था। मुझे इसकी दूसरी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये वैसे भी उसे छोड़ चुका था। अपने सेंटर में एक पेशेंट थी। कौन? कविता यादव। वो आर्थराइटिस वाली? हाँ वही। हेलो। हेलो। कैसे चल रहा है मिसेस यादव? चल रहा है धीरे धीरे, दर्द के साथ लुका छुपी। मैंने फिजियोथेरेपी का काम छोड़ दिया है, ज्वेलरी का काम शुरू किया है। सोने की ज्वेलरी। पैसा बहुत है इस काम में। इन पैसों से अपना खुद का थेरेपी सेंटर खोलूंगा। दोनों की लाइफ सेट। लेकिन अश्विन, इस सब का कविता यादव से क्या कनेक्शन है? मैं थेरेपी बहुत अच्छी देता था ना। सेंटर छोड़ने के बाद वो मुझे अपने घर बुलाती थी थेरेपी के लिए। तो बुढ़िया सोना बहुत पहनती है और रहती भी अकेली है। आजा। सांस अभी चल रही है? अभी रुक जाती तो अच्छा होगा ना। नारियल पानी में नींद की गोलियां मिलाई, मेजो 15। जी। तो फिर मेजो 15 की जगह केलाइट सल्फेट क्यों? ताकि बचने का कोई चांस ही ना हो। नागपुर में एक मर्डर करने में कामयाबी मिल गई तो और मर्डर करने के लिए जोश बढ़ गया तुम दोनों का? हमने उस लेडी शांता तांबे के घर की रेकी 3 दिनों तक की। हमने किराए वाला नोटिस देख लिया था। हमने नोट किया था कि शांता का पति काम से पूरा दिन घर से बाहर रहता है और वो घर पर अकेली। 9 मई को हम किराएदार बनकर उसके पास गए। 10 मई को काम करने का प्लान था, मतलब उसे मार डालने का। लेकिन 10 मई की सुबह को उसका फोन आया।
हाँ शांता काकी। अश्विन, आप लोग आज नहीं कल आ जाना। क्यों, आप किसी और को कमरा दे रहे हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड ने कहा वो भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं, उसके बाद ही फाइनल करेंगे। वो कल ही आएंगे घर। क्या है ना, 2 दिनों से घर आए नहीं वापस काम से, तो आप लोग ना कल दोपहर के बाद आ जाना। हाँ ठीक है काकी, तो हम कल शाम 6 बजे के आसपास आते हैं। हाँ ठीक है। कह रही है कल पति के लौटने के बाद आकर मिलो। मतलब आज पूरा दिन अकेली रहेगी घर पर? आप लोग अभी कल मिलने की बात हुई थी ना? होगा कि, पर हमने सोचा कि चल के आपको मस्का लगाते हैं ताकि आप काका को समझाएं कि कमरा हमें ही किराए पर दें। वो काहे तुम्हें पण काकी, वो हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आपको हेलो बोलते चले। बराबर या काकी, वो इतनी गर्मी थी ना, नारियल पानी बेच रहा था, सोचा आपके लिए ले ले। या काकी, होटल में एक दिन का इतना खर्चा होता है कि पूछिए मत। अगर ऐसा है तो आज ही आ जाइए ना आप लोग रहने के लिए, मैं इनसे बात करती हूँ। नको काकी, हम लोग कल से रहने आ जाएंगे काका से मिलने के बाद। आप ये नारियल पानी लीजिए ना। अगर नको तुम लोग पी लो, मुझे नहीं चाहिए। काकी, हम लोग ये वाला शेयर कर लेंगे, आप ये वाला लीजिए। लीजिए ना, बीपी का रामबाण इलाज है काकी, और अपने मिस्टर को भी रोज पीने के लिए बोलिए। सांस तो नहीं चल रही है। हाँ, पर हम फिर भी रिस्क क्यों ले? और पद्मा गांवकर, तुम दोनों उनके घर में कैसे फंसे? वो तो किसी पर भरोसा नहीं करते थे। पर हम पर कर लिया। क्या है? मिसेस पद्मा गांवकर? हाँ तो कौन हो तुम लोग? मैडम, हम लोग किराए पर रूम ढूंढ रहे हैं। मैंने के लिख के रखा है क्या, किराए पे रूम देना है करके? हाँ, यहाँ रूम कुछ नहीं है, जाओ। है मेरा नाम पता तुमको किसने दिया रे? जी, वो किसी की पहचान कहीं से निकली तो उन्होंने बताया आप अकेली रहती हैं। देखिए, पास में मेरा जॉब लगा है, हम लोग पुणे में नए हैं। लेकिन मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, समझे? काकी, मुझे घर का सारा काम आता है, आपका हाथ बटेगा और आपके किसी काम में कभी कोई दखल नहीं दूंगी। अरे बोला ना मुझे किसी के साथ नहीं रहना। बेटी समझकर 1 महीना हमें ट्रायल पर रख लीजिए प्लीज। पूरा पैसा आपको एडवांस देंगे, आप कहेंगे तो मैं ऑफिस से लेटर ला के दे दूंगा। काकी, इससे अच्छी जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। काकी, अगर आपके घर का एक भी नियम टूटा तो हम लोग खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। घर के सारे काम मैं कर दूंगा, प्लम्बिंग से लेकर इलेक्ट्रिक सब, पेशा है मेरा। लेकिन पहले मुझे तुम दोनों की पूरी जानकारी चाहिए, फिर सोचूंगी। इस जोड़े ने पद्मा गांवकर को अपनी मीठी बातों में फंसा ही लिया। अश्विन और राधिका ने झूठ के जाल में पद्मा गांवकर को पूरी तरह मुक्त कर लिया। पद्मा ने नारियल पानी भी पी लिया और क्लोराइड सल्फेट कहां से मिला? सोने के काम के लिए खरीदा था अश्विन ने। खरीदने के लिए लाइसेंस है? लाइसेंस तो फिजियोथेरेपी के लिए भी नहीं था। तुम दोनों का अगला शिकार कौन होने वाला था? पश्चाताप, खेद या ग्लानि का एक तिनका भी नहीं था इन दोनों के दिल में। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स के आदर्श नमूने थे। इनका पहला शिकार कविता जाधव, एक बीमार अकेली औरत, उनकी पहचान की थी। कविता ने उन पर भरोसा किया।
शांता तांबे एक नरम दिल मिलनसार महिला थी जो अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी और इस खूंखार जोड़े के मीठे बर्ताव का शिकार बनी। दूसरी ओर पद्मा गांवकर मिलनसार के बिल्कुल विपरीत थी, पर इस जोड़े के ढोंग ने उसे भी बेवकूफ बनाया और उन दोनों को उस घर में एंट्री मिल गई। अश्विन और राधिका के कबूलनामे के अनुसार मीडिया में इन मर्डर्स को लेकर हुए बवाल के बाद उन्होंने कुछ दिन शांत रहने का फैसला कर लिया था, पर बहुत जल्द वो अपने अगले शिकार पर झपटने ही वाले थे। जब कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक दे तो सतर्क होकर चेक करें, डबल चेक करें और अगर संदेह का हल्का सा भी अंदेशा हो तो दरवाजा ना खोलें, खास तौर पर तब यदि आप एक वृद्ध नागरिक हों और घर पर बिल्कुल अकेले हों। हमारे समाज में अकेले रहने वाले हमारे बड़े सीनियर सिटीजन्स की सिक्योरिटी का ख्याल रखना हम फैमिलीज का कर्तव्य है और समाज की जिम्मेदारी भी। अश्विन और राधिका को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 441 के तहत किसी की निजी संपत्ति में आपराधिक इरादे से बलपूर्वक घुसपैठ करने के लिए, धारा 396 के तहत डकैती करते वक्त हत्या करने के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। रिमांड के बाद इस जोड़े को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। फिलहाल ये दोनों जमानत पर बाहर हैं और इन दोनों पर इस वक्त मुकदमा जारी है। फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।